हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 में पृष्ठीय रसायन वाले अध्याय में कोलाइडों का वर्गीकरण चल रहा है। तो आज हम इसमें कोलाइडी कणों की प्रकृति के आधार पर जो है वर्गीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडी कणों के प्रकार के आधार पर कोलाइडों का वर्गीकरण। देखिए, कोलाइडी कणों के प्रकार के आधार पर ये जो वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं, इसमें कोलाइडी कण आपके 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कोलाइडों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं इसमें बृहद आणविक कोलाइड। एक कोलाइड होता है आपका बृहद आणविक कोलाइड। दूसरा कोलाइड होता है आपका बहुआण्विक कोलाइड। तीसरा कोलाइड होता है संगुणित कोलाइड या सहचारी कोलाइड या मिश्रण। संगुणित कोलाइड या सहचारी कोलाइड या मिश्रण। तो ये बेटा कोलाइडी कणों की प्रकृति के आधार पर या कोलाइडी कणों के प्रकार के आधार पर अपन वर्गीकरण देख रहे हैं। सबसे पहला जो अपन इसमें बताने जा रहे हैं, बृहद आणविक कोलाइड। बृहद आणविक कोलाइड में आपके जो कोलाइड होते हैं, ये आपके बहुलक प्रकृति के पदार्थ होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है बहुलक प्रकृति। प्राकृतिक बहुलक भी हो सकते हैं और संश्लेषित बहुलक भी हो सकते हैं। प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के बहुलक जो हैं इसके अंतर्गत संभव होते हैं। अब इसमें बहुलक का मतलब हो गया विशाल अणु, और विशाल अणु का मतलब हो गया यहाँ पर अकेला अणु जो होगा उसका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर की रेंज का हो जाएगा। यानी अकेले कण का जो आकार होगा वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर की कोटि का यहाँ पर होगा। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं। जैसे प्राकृतिक बहुलकों के हम उदाहरणों की बात करें, आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, गोंद हो गया, ये तो प्राकृतिक उदाहरण हो गए। संश्लेषित में आपका रबर हो गया, आपका नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये आपके जो है संश्लेषित बहुलकों के उदाहरण। तो बृहद आणविक कोलाइड मतलब बहुलक प्रकृति के यौगिक, बहुलक मतलब विशाल अणु, और विशाल अणु मतलब जिनमें अकेला अणु कोलाइडी आकार का होगा। यानी एक से ज्यादा अणुओं के संयोग की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अकेले अणु का आकार जो है वो कोलाइडी आकार का होता है। फिर दूसरे आते हैं बेटा बहुआण्विक कोलाइड। देखिए, बहुआण्विक से मतलब स्पष्ट है, बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं के संयोजन से बनने वाला कोलाइड। जब छोटे छोटे अणु एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इस प्रकार से, जब छोटे छोटे अणु एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर के बड़े कोलाइडी कण का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार का जो कोलाइड होता है उसको आप नाम देंगे बहुआण्विक कोलाइड। अब ये जो बहुआण्विक कोलाइड होते हैं, इनमें छोटे अणुओं का आपस में जुड़ना ये वैन डर वाल बलों की सहायता से संभव हो पाता है।
अणु जो है एक दूसरे के साथ आपस में वंडरवाल बलों के माध्यम से जुड़ पाते हैं। वंडरवाल बल इन छोटे छोटे अणुओं को आपस में जोड़ता है, जिससे कि छोटे अणु मिलकर के बड़े कुलाइडी आकार के अणु का निर्माण कर सकते हैं। फिर उदाहरण में जैसे आपका सल्फर है, फास्फोरस है, आपके धातु ऑक्साइड है, सल्फाइड है, ये जो है इस प्रकार के यहां पर आपको उदाहरण मिले। बृहदाण्विक में बहुलकों के उदाहरण, बहुलक दोनों तरह का, प्राकृतिक बहुलक भी और संश्लेषित बहुलक भी। अब ये तीसरा प्रकार आता है संगुणित कुलाइड या सहचारी कुलाइड या मिसेल। देखिए संगुणित या सहचारी कुलाइड जो होते हैं ये एक तरह के बहुआण्विक कुलाइड होते हैं। संगुणित कुलाइड या सहचारी कुलाइड एक तरह से बहुआण्विक कुलाइड होते हैं। इनमें अपन मुख्यतः दो प्रकार के उदाहरण पढ़ते हैं। एक तो उदाहरण होते हैं साबुन और एक होते हैं डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट जो है इनके उदाहरण हैं। जब तक सांद्रता का मान एक निश्चित सीमा से कम होता है, जब तक सांद्रता का मान एक निश्चित सीमा से कम है, तब तक तो इनका विलयन जो एक वास्तविक विलयन का कार्य करेगा। कम सांद्रता पर ये वास्तविक विलयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सांद्रता के एक विशेष मान पर इनके कणों का आपस में संगुणन प्रारंभ हो जाता है। कण आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं, और जब इसके कण आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो जुड़ने पर बड़े कुलाइडी कणों का निर्माण होता है। जब तक सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से कम है, तब तक तो इनका विलयन एक वास्तविक विलयन के समान व्यवहार करेगा, लेकिन सांद्रता के एक विशेष मान पर, सांद्रता के एक विशेष मान पर या उससे अधिक सांद्रता पर आपके कण आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर के बड़े कुलाइडी कणों का निर्माण करते हैं। और सांद्रता का वह मान जिस पर कुलाइडी कण का निर्माण होता है, उस सांद्रता को आप नाम देते हो क्रांतिक मिसैलीकरण सांद्रता, CMC। सांद्रता का जो मान जिस पर कुलाइडी कण का निर्माण होता है, सांद्रता का वह न्यूनतम मान जिस पर कुलाइडी कण का निर्माण होता है, उस मान को कहा जाता है क्रांतिक मिसैलीकरण सांद्रता या CMC। इस सांद्रता से कम, अगर इस सांद्रता से सांद्रता का मान कम है, तब तो विलयन का व्यवहार होगा वास्तविक विलयन का। लेकिन अगर सांद्रता का मान CMC के बराबर है या फिर सांद्रता का मान CMC की तुलना में अधिक है, तो दोनों ही स्थितियों में कुलाइडी कण बनते हैं और आपका जो विलयन होगा उसको हम संगुणित कुलाइड या सहचारी कुलाइड या मिसेल के नाम से जानते हैं। अच्छा, कुलाइडी कणों के निर्माण में केवल सांद्रता नहीं होती, सांद्रता के साथ साथ एक फैक्टर और भी होता है, उसको हम बोलते हैं ताप। और यहां ताप का मान जो है उसको नाम दिया जाता है क्राफ्ट ताप। ताप के मान को बोला जाता है क्राफ्ट ताप। ताप का वह मान जिसके ऊपर कुलाइडी कणों का निर्माण होता है। केवल सांद्रता नहीं, सांद्रता के साथ साथ एक फैक्टर और भी होता है तापमान, जो कुलाइडी कण के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो ताप का वह मान जिसके ऊपर कुलाइडी कण का निर्माण होता है, उस ताप को हम नाम देते हैं क्राफ्ट ताप। तो संगुणित कुलाइडों के निर्माण की दो शर्तें हुई, एक तो सांद्रता, सांद्रता को हम नाम दे रहे हैं क्रांतिक मिसैलीकरण सांद्रता, और दूसरी शर्त हो गई ताप, ताप को नाम दिया गया क्राफ्ट ताप। तो इन दो शर्तों का पालन होने पर साबुन और डिटर्जेंट ये आपके जो है कुलाइडी विलयन का व्यवहार प्रदर्शित कर।
अब इसके बाद बेटा अगला टॉपिक इसका प्रारंभ होता है मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। बेटा देखिए, मिसाइल निर्माण की जो क्रियाविधि है, ये क्रियाविधि इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। मिसाइल निर्माण की क्रियाविधि के लिए हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं बेटा साबुन का। हम साबुन के उदाहरण के माध्यम से मिसाइल निर्माण की क्रियाविधि को स्पष्ट करने जा रहे हैं। और साबुन में हमने एक उदाहरण लिया है C17 H35 COONA। इसे कहा जाता है बेटा सोडियम स्टीयरेट। अब बेटे सोडियम स्टीयरेट जो है साबुन, इसको जब पानी में डाला जाता है तो पानी में डालने पर ये दो प्रकार के आयनों में टूटेगा। कौन कौन से दो प्रकार के आयन? एक तो हो गया यहां पर स्टीयरेट आयन और एक हो गया सोडियम आयन। स्टीयरेट आयन एवं सोडियम आयन। अब इसमें जो स्टीयरेट आयन होता है, इस स्टीयरेट आयन में दो प्रकार के भाग होते हैं। देखो, ये आपका स्टीयरेट आयन है। ये हो गया इसका यहां से यहां हाइड्रोकार्बन भाग। और ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है, ये होता है हमेशा द्रव विरोधी। हाइड्रोकार्बन भाग है और ये हाइड्रोकार्बन भाग कैसा है? द्रव विरोधी भाग होता है। और ये होता है बेटा इसका ध्रुवीय भाग। और ध्रुवीय भाग जो है इसका जल स्नेही भाग होता है। इसको द्रव विरोधी की जगह जल विरोधी कर देते हैं। ये जल विरोधी होता है और ये जल स्नेही होता है। यानी हाइड्रोकार्बन भाग पानी से हटना चाहता है और ध्रुवीय भाग पानी के संपर्क में आने का प्रयास करता है। जब तक सांद्रता CmC से कम है, तब तक तो ये कार्य करेगा किसका? वास्तविक विलयन। जब तक सांद्रता का मान CmC की तुलना में कम रहेगा, तब तक तो ये कार्य करता है एक वास्तविक विलयन का। और जब सांद्रता CmC के बराबर या अधिक हो, जब सांद्रता का मान CmC के बराबर या अधिक हो, तो ऐसी अवस्था में आपके 100 या अधिक स्टीयरेट आयन परस्पर संपर्क में आते हैं। जब सांद्रता का मान CmC के बराबर होता है या उससे ज्यादा होता है, तो 100 या 100 से अधिक स्टीयरेट आयन परस्पर एक दूसरे के समीप आएंगे और समीप आने पर जो है एक झुंड का निर्माण करते हैं, एक ग्रुप का निर्माण करते हैं।
अब ग्रुप का निर्माण किस प्रकार होता है, देखिए ग्रुप के निर्माण में इनका जो जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग होता है, जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग तो आता है केंद्र की ओर, जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग आता है केंद्र की ओर इस प्रकार। जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग रहेगा केंद्र की ओर और आपका जल स्नेही भाग जो रहता है वो परिधि की ओर रहता है। तो आपके 100 या 100 से ज्यादा स्टीरेट आयन जो है इस प्रकार से इसमें संयोजित होते हैं कि जो जल विरोधी भाग रहेगा वो अंदर रहे और जल स्नेही भाग रहेगा वो सतह के ऊपर है। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है, इसका फायदा यहां पर ये होता है कि आपका हाइड्रोकार्बन भाग का पानी के साथ प्रतिकर्षण बल जो है वो समाप्त हो जाता है। भाई हाइड्रोकार्बन पानी से प्रतिकर्षित होता है, लेकिन जब हाइड्रोकार्बन भाग पानी के संपर्क में ही नहीं आएगा तो हाइड्रोकार्बन का पानी से किसी प्रकार का कोई प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। तो इस तरह से जब सांद्रता का मान CMC के बराबर होता है या CMC से अधिक हो जाता है तो स्टीरेट आयन आपके इस प्रकार से संयोजित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन अंदर की ओर और जो ध्रुवीय भाग है वो सतह की ओर। अच्छा, इसी कारण से आपका साबुन जो होता है वो पानी के अंदर विलय हो सकता है। अगर मान लीजिए इसका उल्टा हो तो पहली बात उल्टा संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है कि अगर केंद्र पर ऋणावेश आएगा तो ऋणावेश केंद्र पर ठहर नहीं सकता। क्यों नहीं ठहर सकता? क्योंकि ऋणावेशों में प्रतिकर्षण होगा, जबकि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है उनमें तो वैन डर वाल आकर्षण बल होते हैं और वैन डर वाल आकर्षण बलों के कारण से ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के संपर्क में रह सकती हैं, लेकिन ध्रुवीय भाग केंद्र पर किसी भी हालत में नहीं रहेगा। और इस अवस्था में साबुन का जो है पानी के साथ कोई प्रतिकर्षण नहीं होता बल्कि आकर्षण होता है, क्योंकि साबुन की सतह पर आवेश होता है और आवेशित भाग जो है जल स्नेही भाग होता है। अब यहां पर जो CMC का मान होता है, हम सोडियम स्टीरेट पढ़ रहे हैं, सोडियम स्टीरेट के लिए जो CMC का मान होता है वो 10 की पावर -3 m होता है। अगर सांद्रता इसके बराबर है या इससे अधिक है तो यहाँ मिसेल निर्माण की क्रिया होगी, और अगर जो है सांद्रता का मान इसकी तुलना में जरा भी कम है तो मिसेल निर्माण की क्रिया संपन्न नहीं। अब बेटा अब देखिए बेटा, मिसेल निर्माण के द्वारा हम यहां समझा सकते हैं कि साबुन किस प्रकार सफाई की क्रिया में भाग लेता है। तो इसमें अगला टॉपिक आता है साबुन द्वारा सफाई की क्रिया। साबुन द्वारा सफाई की। अब बेटा देखिए साबुन सफाई कैसे कर सकता है। जैसे हम साबुन का प्रयोग जो है चिकनाई को, गंदगी को हटाने के लिए करते हैं। चिकनाई या गंदगी जो है उसको हटाने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एक सतह है और सतह के ऊपर कोई चिकनाई है, ये सतह के ऊपर जमा चिकनाई। अब हमें सतह साफ करनी है। चिकनाई को हम केवल पानी से धोकर के साफ नहीं कर सकते, तो हम यहां पर इसमें साबुन को घिसते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं। अब साबुन जो है चिकनाई के साथ किस प्रकार अंतर क्रिया करता है वो देखते हैं जरा। देखिए साबुन में भी हमने पढ़ा
कि दो प्रकार के भाग होते हैं। एक तो होता है जल स्नेही और एक भाग होता है इसका जल विरोधी। तो इसका जो जल स्नेही भाग होता है वो तो रहेगा सतह के बाहर, बूंद के बाहर, चिकनाई की बूंद के बाहर, और जो जल विरोधी भाग होता है वो चला जाता है बूंद के अंदर। कारण क्या है? चिकनाई जो होती है ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। चिकनाई है कार्बनिक पदार्थ, और इसका जो जल विरोधी है वो हाइड्रोकार्बन भाग होता है, वो भी कार्बनिक पदार्थ होता है। तो ये आपस में एक दूसरे में आसानी से मिल जाते हैं। साबुन का जल विरोधी भाग और चिकनाई सरलता से एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, और इसमें हाइड्रोकार्बन भाग बूंद के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जब हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई की बूंद के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और जब ये हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई की बूंद के अंदर प्रवेश करता है तो उससे चिकनाई की बूंद की सतह पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। अभी तक तो ये बूंद थी आपकी आवेश रहित, लेकिन साबुन के संपर्क में आने के बाद ये बूंद जो है वो अब आवेश युक्त हो जाती है, और आवेश युक्त बूंद को जो है पानी के साथ रगड़ने पर क्या होगा? ये जो सतह है, सतह से बूंद अलग हो जाएगी। सतह से बूंद अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि इस बूंद के ऊपर ऋणावेश आ चुका है, और ऋणावेश के कारण से बूंद पानी के साथ आकर्षण प्रदर्शित करेगी। इस अवस्था में बूंद का पानी से कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन जब साबुन संपर्क में आया तो बूंद के ऊपर माइनस चार्ज हो गया। कारण हाइड्रोकार्बन भाग तो बूंद के अंदर समाहित हो जाता है, और जो जल स्नेही भाग होता है वो बूंद की सतह पर इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से बूंद का पानी के साथ आकर्षण, और पानी के साथ जो आकर्षण होता है, इस आकर्षण के कारण से अब जो है जब हम इसको घिसते हैं, सतह को घिसा जाता है, तो ये चिकनाई जो होती है सतह से अलग हो जाती है। चिकनाई की बूंद जो है वो अब क्या होगी? सतह से अलग हो जाएगी, और ऐसी सतह को जब हम पानी से साफ करते हैं तो सतह जो है बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है। ये हो गई आपकी स्वच्छ सतह। तो ये थी आपकी साबुन के साथ सफाई की क्रिया। चिकनाई को हटाने के लिए, तैलीय पदार्थों को हटाने के लिए साबुन लगाया। साबुन का जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई की बूंद में प्रवेश करेगा, क्योंकि चिकनाई भी कार्बनिक पदार्थ होती है, और हाइड्रोकार्बन भाग उसके साथ आकर्षण दिखाता है। अंदर चला गया, सतह के ऊपर ऋणावेश आया। अब इसके बाद जब हम पानी के साथ इसको सतह को घिसते हैं तो ऐसी अवस्था में चिकनाई की बूंद जो है पानी के साथ आकर्षण के कारण से सतह से हट जाएगी और पानी के अंदर प्रवेश, और इस तरह से सतह को जो है हम पानी से धो करके साफ कर सकते हैं।